हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जीडीपी एंड नेशनल इनकम। जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, इनके फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो कंप्लीट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से फोकस होकर ये लेक्चर कंप्लीट करिएगा। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर इस टॉपिक से पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो लेक्चर की तरफ चल रहे हैं। उससे पहले अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो दो ऑप्शन है आपके पास में। टेलीग्राम चैनल जीएस बाय अक्षय सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ये, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जितने भी मेरे वीडियोस आ रहे हैं आपको मिल रहे हैं, इन सभी की पीडीएफ यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा जिन भी बच्चों ने 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स ले रखा है, कोर्स के अंदर ही इन वीडियोज़ की आपको पीडीएफ मिल जाती है एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी मिल जाता है, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जीडीपी को समझेंगे, उसके बाद में नेशनल इनकम को हम क्लियर करेंगे। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, या फिर बोला जाता है सकल घरेलू आय। देखिए, आपको अक्सर जीडीपी वर्ड न्यूज़ में या फिर रियल लाइफ में आपको सुनने को ज़रूर मिलता होगा, और एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको जीडीपी क्या होती है ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर देखिए फ्रेंड्स, हम अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं, आपको मज़ा आने वाला है, और 101% इस वीडियो को देखने के बाद में जीडीपी को लेकर आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जीडीपी क्या होती है? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में हम समझेंगे। ये आपको भारत का मैप दिख रहा है। भारत की सीमा में किसी एक वर्ष के अंदर बहुत सारी वस्तुओं का भारत के अंदर उत्पादन होता है, जैसे कि फ्रीज, मोबाइल। अगर फूड सामानों की बात करें तो आटा, कंस्ट्रक्शन सामानों की बात करें तो जैसे कि सरिया, सीमेंट। ठीक है। साथ ही साथ भारत के अंदर जो भी सर्विसेज दी जाती है एक साल के अंदर, जैसे कि डॉक्टर अपनी सर्विस देता है, वकील अपनी सर्विस देता है, एक टीचर अपनी सर्विस देता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी फिनिश्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज के मूल्य का योग ही क्या होता है? जीडीपी होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात करी है। फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसा प्रोडक्ट जिसका उपभोग हो गया हो, मतलब मार्केट में वो प्रोडक्ट बिक गया हो, उसे हम क्या बोलेंगे? फिनिश्ड प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है। तो ऐसे एक साल के अंदर भारत की सीमा के अंदर उत्पादित फिनिश्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज के मूल्य का योग ही क्या होता है? जीडीपी होता है। क्लियर? अब देखिए, ये सर्विसेज और प्रोडक्शन भारतीय द्वारा किया जा रहा हो या विदेशी द्वारा किया जा रहा हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस भारत की सीमा के अंदर होना चाहिए। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए फ्रेंड्स, आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पूरे देश में एक एक सामानों की डिटेल गवर्नमेंट को कैसे मिलती होगी, या जो भी सर्विसेज दी जा रही होगी उसकी एक एक की डिटेल गवर्नमेंट के पास कैसे पहुंच रही होगी। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट तरीके से देखिए, गवर्नमेंट के पास तो डिटेल होती ही नहीं है। गवर्नमेंट के पास जो टैक्स भरा जाता है बस उसी की डिटेल होती है। अब जो डॉक्टर अपने गली मोहल्लों में सर्विसेज दे रहा है, या जो टीचर देखिए अपने आसपास अपनी सर्विसेज दे रहा है, वहाँ से अर्न कर रहा है, या रेडी पटरी या सड़कों के पास मिलने वाले जो छोटे मोटे हैंडमेड प्रोडक्ट होते हैं जो वहाँ पर बिकते हैं, उनकी डिटेल तो गवर्नमेंट के पास होती नहीं है। बस गवर्नमेंट के पास जो टैक्स जमा होता है, बस उन्हीं वस्तुओं या सर्विसेज की डिटेल जानकारी जो होती है गवर्नमेंट के पास होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिवीजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से, एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है।
चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अब देखिए जीडीपी जो है इसकी कैलकुलेशन दो टाइप से की जाती है। जीडीपी की गणना दो टाइप से की जाती है। आपने नाम भी सुना होगा, एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। तो क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नॉर्मल कैलकुलेशन, नॉमिनल जीडीपी, नॉर्मल कैलकुलेशन मतलब इसके अंदर देखिए बहुत साधारण सा कैलकुलेशन होता है। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है और जो सर्विसेज दी गई है उनके कुल मूल्यों का योग। ठीक है, ये हो गया नॉमिनल जीडीपी। गवर्नमेंट जो हमें आंकड़ा देती है वो नॉमिनल जीडीपी का ही आंकड़ा देती है, जिसके अंदर नॉर्मल सी गणना की जाती है। देखिए नॉमिनल जीडीपी में कोई भी इन्फ्लेशन जो होता है वो माइनस नहीं होता है। महंगाई दर जो होती है वो माइनस नहीं की जाती है। अब इन्फ्लेशन महंगाई दर क्या होती है इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आपके सोचिए कि फ्रंट पॉकेट में 100 रुपये रखे हुए हैं, ओके, और भारत में जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन है, वो कितना है 7% है। पर जब आप एक साल बाद उसको देखोगे तब देखिए वो 100 रुपये आपके 93 रुपये हो जाएंगे। मतलब उसकी जो परचेसिंग पावर होगी वो सिर्फ 93 रुपये की होगी। आपको लग रहा है कि 100 रुपये रखे हुए, बट उनकी क्षमता जो है वो अब 93 रुपये की हो गई है। मतलब कोई भी 93 रुपये का सामान ही वो खरीद सकते होंगे, क्योंकि 7% क्या थी, महंगाई दर थी। क्लियर हुआ ये चीज़ आपको? तो देखिए ये महंगाई दर जो होती है ये नॉमिनल जीडीपी में से माइनस नहीं की जाती है। अब हम आते हैं देखिए रियल जीडीपी की तरफ। रियल जीडीपी में देखिए क्या होता है, इन्फ्लेशन को माइनस किया जाता है। इसलिए रियल जीडीपी जो होती है थोड़ी सी देखिए इसके अंदर ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। और गवर्नमेंट जो हमें डेटा देती है वो कौन सा देती है, नॉमिनल जीडीपी का डेटा देती है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होता है वो डेटा हमें नहीं मिलता है। और किसी भी देश की देखिए सही स्थिति जो है वो उसकी रियल जीडीपी से पता लगती है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी से बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, रियल जीडीपी से पता चलता है। रियल जीडीपी की विश्वसनीयता जो होती है वो ज़्यादा होती है नॉमिनल जीडीपी से। रियल जीडीपी के देखिए वैल्यू जो होगी वो हमेशा कम होगी नॉमिनल जीडीपी से। क्लियर हुआ? तो ये देखिए एक दो टर्म थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा सेक्शन और डिस्कस करते हैं नेशनल इनकम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक छोटी सी टर्म आपको क्लियर होना जरूरी है, वो है डिप्रिसिएशन की। डिप्रिसिएशन क्या होता है? अब देखिए हमने बात करी कि भारत के अंदर बहुत सारे देखिए सामानों का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए देखिए बहुत सारी मशीनरी यूज हो रही होगी, है ना। तो देखिए एक साल के अंदर उन मशीनों में बहुत सारी टूट फूट होती है, मशीनों की देखिए घिसावट हो जाती है। तो मतलब वैल्यू जो है वो उसकी घट गई, मशीन की वैल्यू एक साल के अंदर कम हो गई। यही क्या हुआ, डिप्रिसिएशन हुआ। क्लियर हुआ? अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जीडीपी की बात करी थी। जीडीपी क्या, भारत की सीमा के अंदर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है और जो सर्विसेज दी गई है उनके मूल्य का कुल योग क्या होता है, जीडीपी होता है। तो जब जीडीपी में से इस डिप्रिसिएशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है मूल्यह्रास, उसको माइनस किया जाता है, तब क्या आता है हमारे पास में, एनडीपी आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो क्लियर हुआ, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद आता है देखिए जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पर नेशनल, देश के नागरिक की बात हो रही है, तो देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय, चाहे वो विदेश में क्यों ना हो। तो देखिए जीडीपी जो अभी हमने कैलकुलेट करा, पूरा अच्छे समझा इसको, प्लस मान लेते हैं कि एक्स जो है ये देखिए वो व्यक्ति हैं जो विदेश में धन अर्जित कर रहे हैं, तो उसको शामिल करना पड़ेगा। यहाँ पर भारतीय की बात आ रही है, ठीक है, भारत की सीमा की बात नहीं आ रही है। भारतीय द्वारा अर्जित आय, चाहे वो भारत की सीमा में हो चाहे वो भारत की सीमा के बाहर हो, तो उन्हें शामिल करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, एक्स है। तो यहाँ पर जीडीपी प्लस एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए जीडीपी में हमने कैलकुलेट करा था कि भारतीय सीमा के अंदर, भारतीय द्वारा चाहे विदेशी द्वारा, तो उन विदेशियों को माइनस करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि एम जो है ये विदेशी द्वारा भारत की सीमा के अंदर अर्जित आए हैं, तो इसको हम माइनस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, जीएनपी आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आया आपको? जीडीपी में देखिए प्लस एक्स करा, एक्स क्या है, भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित आय, माइनस एम, एम क्या है, विदेशी द्वारा भारत की सीमा के अंदर अर्जित आय। ठीक है, तो यहां पर क्या निकल के आ गया, जीएनपी निकल के आ गया। अब देखिए जीएनपी में से अगर हम माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास को, तो क्या आ जाएगा, एनएनपी आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए दो टर्म और हम डिस्कस करेंगे, एक है फैक्टर कॉस्ट और एक है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट। जैसे कि 10 पेन बनाने में अगर 200 रुपये लग रहे हैं, तो एक पेन बनाने में कितने रुपए लग रहे हैं, 20 रुपये लग रहे हैं।
तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट निकल कर आई। यहाँ पर इसके अंदर देखिए कोई भी टैक्सेस इंक्लूड नहीं है, कोई भी प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट। तो उसे क्या बोलेंगे हम? फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। क्लियर हुआ? मार्केट प्राइस क्या हो गई? जो प्रोडक्ट हमारा रेडी हुआ है, ठीक है, उसके अंदर टैक्सेस जुड़ गया, प्रॉफिट जुड़ गया और मार्केट के अंदर चला गया सेल होने के लिए। जिस प्राइस पे वो मार्केट में बिक रहा है वो क्या हो गया? हमारा मार्केट प्राइस हो गया। समझ में आया? देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसी से गवर्नमेंट को पता चलता है। जैसे कि इसको एग्जाम्पल से समझिए कि एक टोल टैक्स है, वहाँ से गाड़ियाँ निकलती है तो वहाँ पर टोल टैक्स देते हुए निकलती है, तो गवर्नमेंट को पता चलता है कि कितनी गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस हुई है। ठीक है, अगर किसी रोड पे टोल टैक्स नहीं होगा तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से कितनी गाड़ियाँ क्रॉस हुई है। तो गवर्नमेंट अगर प्रोडक्ट में देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड नहीं करेगी तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट बिका है कि नहीं बिका है? तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि कोई सामान बिका है। क्लियर? तो ये दोनों टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट मतलब जो बिल्कुल एक्चुअल कॉस्ट है, प्लस जब इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दिया जाता है और प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है, तो ये क्या हो गया? एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अभी हमने डिस्कस करा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब एक्चुअल कॉस्ट, प्लस इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दिया, प्लस इसके अंदर प्रॉफिट ऐड हो गया, तो क्या बन गया? ये एनएनपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर? अब यहाँ से देखिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाता है? एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस इसके अंदर सब्सिडी ऐड कर लेते हैं। सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सब्सिडी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू निकली है यही हमारी नेशनल इनकम है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, एग्जाम में देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की, पर कैपिटा इनकम। ये भी आपको देखिए सुनने को मिलता होगा, तो इसको भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो जो अभी हमने डिस्कस करा है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब राष्ट्रीय आय को जब हम जनसंख्या से मतलब पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो उस देश की निकल जाती है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। भारत की अगर पर कैपिटा इनकम को डिस्कस करें तो कितनी है? लगभग 1,70,000 से 1,80,000 के बीच में। वहीं अगर यूएसए की पर कैपिटा इनकम देखें तो वो लगभग है 55 लाख रुपए के आसपास। तो बहुत ज़्यादा है यूएसए की पर कैपिटा इनकम, भारत की है 1,70,000 से 1,80,000 के बीच में। स्टेट वाइज देखें तो गोवा सबसे नंबर 1 है, जहाँ पर कैपिटा इनकम जो है सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर रहने वाले एवरेज जो व्यक्ति कमाते हैं वो 5,30,000 के आसपास कमाते हैं। जबकि सबसे कम भारत में है बिहार के अंदर, जहाँ पर लगभग 54,000 जो है पर कैपिटा इनकम है। इसके अलावा एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा, महाराष्ट्र जो है भारत का सबसे अमीर राज्य है, क्योंकि वहाँ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो सबसे ज़्यादा है, लगभग 28,18,55,000 डॉलर के आसपास। और ये आंकड़ा दर्शाता है कि महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति जो है वो देश के अन्य राज्यों से बेहतर है और इसका GDP जो है वो सबसे अधिक है। क्लियर? इसके अलावा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ये भारत में GDP को कैलकुलेट करने का काम करता है। साल में 4 बार GDP का आकलन करता है, हर तिमाही में 1 बार। कौन? CSO। ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। जितने भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है क्वेश्चन आपका इसी में से पूछा जाता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय का इनमें से कौन एक घटक नहीं है? तो फ्रेंड्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है ये राष्ट्रीय आय का एक घटक नहीं है। राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। ठीक है, तो यही होता है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पर इसका घटक नहीं है। अगला है, GDP की गणना करते समय इनमें से कौन सी वस्तु शामिल नहीं की जाती है? तो GDP की गणना करते समय फ्रेंड्स इंटरमीडिएट सर्विसेज होती है, उनको शामिल नहीं किया जाता है। अब इंटरमीडिएट सर्विस क्या होती है? ये वो सर्विसेज होती है, वो सेवाएं होती है जो किसी प्रोडक्शन प्रक्रिया में इस्तेमाल होती है लेकिन अंतिम उपभोक्ता तक सीधे तौर पर नहीं पहुंचती हैं, तो उसको GDP कैलकुलेशन के दौरान शामिल नहीं किया जाता है। इंटरमीडिएट सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं, जो इंडस्ट्रीज होती है उसके द्वारा कच्चे माल को निर्माण स्थल जहां पर भी प्रोडक्शन चल रहा होता है वहां तक पहुंचाने के लिए परिवहन सेवाएं जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वो इस्तेमाल की जाती हैं।
अब ये सारी सेवाएं जो है ये सीधे जो हमारा उपभोक्ता होता है वहाँ तक नहीं पहुँचती हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया का ही एक हिस्सा होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस का ही एक हिस्सा होती हैं। ठीक है, तो ये आती है इंटरमीडिएट सर्विसेज के अंतर्गत। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करते समय शामिल नहीं की जाती हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के मापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है? तो प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर ये सब होता है, पर प्रॉपर्टी मेथड नहीं होती, संपत्ति विधि नहीं होती है। डी आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो कौन सी है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सी आय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है, नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती है? तो पेमेंट ट्रांसफर जो है ये नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती है, जबकि वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, ये सभी नेशनल इनकम में शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया था रिसेंटली ये, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP की गणना कैसे की जाती है? तो GNP माइनस डिप्रिशिएशन, GNP माइनस मूल्यह्रास क्या कहलाता है? NNP कहलाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जब NNP को फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाता है तो वो क्या होती है? नेशनल इनकम होती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए होंगे, और भी क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं आपको टेस्ट वाले सेक्शन में। अच्छे से टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए और टेस्ट की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। कभी भी आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा। तो मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।